हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें है आपके लिए संविदा ग्रेड 3 की तैयारी प्रिपरेशन। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी। स्टूडेंट्स, संविदा ग्रेड 3 में पूछे जाने वाली अनिवार्य रूप से थ्योरी है जीन पियाजे की थ्योरी। आप बात करें नेट की, सुपर टेट की, पीएचडी की, संविदा की या बीएड एग्जाम की, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जीन पियाजे की थ्योरी। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के पश्चात आपको कुछ प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके जवाब 100% गारंटी कि आप स्वयं दे पाएंगे इस थ्योरी को समझने के बाद। आइए देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। जीन पियाजे का जन्म 1886 को 1886 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया और ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो रहा उसमें स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, स्विस साइकोलॉजिस्ट हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्रांति पैदा कर दी। और इसी कारण इस मनोवैज्ञानिक को हम तृतीय शक्ति के रूप में भी जानते हैं, थर्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किस क्षेत्र में विकास किया, तो जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विकास किया। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आइए हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव का अर्थ क्या होता है। कॉग्निटिव का अर्थ यहाँ पर सिर्फ ज्ञान से नहीं लगाया। जीन पियाजे का कहना था कि इसका संबंध मानव बुद्धि से है, अर्थात हम मानसिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? मानसिक बुद्धि है जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करती। पियाजे का सिद्धांत शिशु अवस्था से किशोर अवस्था तक के बालकों के ज्ञानात्मक विकास की बात करता है। स्टूडेंट्स, पियाजे ने जो थ्योरी दी वो इन्फेंसी स्टेज से लेकर एडोलेसेंस स्टेज तक की बात की उन्होंने, कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, बालक की अवस्थाएं चेंज होती है, उसका ज्ञान का क्षेत्र और विस्तृत होता है। इसलिए इसे हम अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पियाजे ने जो मनोवैज्ञानिक सर्वे किए, शोध किए, अनुसंधान किए, उसकी जानकारी सभी मनोवैज्ञानिकों को 1930 तक हो गई थी, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे के योगदानों को सन 1960 से स्वीकार किया या महत्व देना स्वीकार कर दिया, क्योंकि तब तक संज्ञान से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाश में नहीं आया था। पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे संसार को कुशलता से खोजते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। अर्थात हम बात कर सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से है। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हम, क्वांटिटी लेवल में डबल परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दुगुना परिवर्तन जब आपके बुद्धि में होता है, उसमें प्लस हो जाता है दुगुना, तो संज्ञानात्मक विकास है। पियाजे की कुछ प्रमुख संकल्पनाएं थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि पियाजे ने जो प्रयोग किए वो जानवर पर नहीं किए, उन्होंने जो प्रयोग किए बच्चों पर किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्वयं के बच्चों पर ही प्रयोग किए। एक बालक था उनका, 2 बालिकाएं थी, तीनों अपने बच्चों पर ही उन्होंने प्रयोग किए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी अवस्थाएं बढ़ती गई, उनके ज्ञान में किस तरह विस्तार हुआ, विस्तृत हुआ, उसका प्रयोग उन्होंने अपनी थ्योरी में किया और फिर थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आइए देखते हैं पहली कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिंपल सी बात, अगर साधारण शब्दों में अपनी ही भाषा में समझने का प्रयास करें स्टूडेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात एक मानसिक संरचना, मानसिक बुद्धि है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी थिंकिंग और आपके सोचने का लेवल भी बढ़ता है, आपकी एबिलिटी भी बढ़ती है, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और कुछ भी नहीं है। सेकंड, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता, इसे भी हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कई बार बुक्स की लैंग्वेज बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, जिसे समझना बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए
बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के लिए जैविक परिपक्वता आवश्यक है। इस परिपक्वता से शरीर के अंगों जैसे मांसपेशियों, हड्डियों और इंद्रियों में परिपक्वता आती है। जब तक शरीर के अंगों में परिपक्वता नहीं आएगी, बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार करने में असमर्थ होंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती है, यही बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है। और जब शरीर बढ़ता है, एज बढ़ती है, एज के साथ साथ थिंकिंग बढ़ती है, तो डेफिनेटली आपके शरीर का जो विकास होता है तो उसके विभिन्न अंगों का भी विकास होता है। जैसे मसल्स की बात करें, बोन्स की बात करें, सेंस ऑर्गन्स की बात करें, हमने बात करी है मांसपेशियों की, हड्डियों की, इंद्रियों की। यहाँ इंद्रियों से तात्पर्य सेंस ऑर्गन से है, यहाँ हड्डियों से तात्पर्य बोन से है, यहाँ पर मांसपेशियों से मसल्स से है, कि आपके शारीरिक अंगों का भी विकास होता है और आपका व्यवहार धीरे धीरे समर्थ हो जाता है। तो ये है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ने थर्ड कॉन्सेप्ट जो दिया पियाजे ने वो यह था कि एक्सपीरियंसेस विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, अर्थात जब जैसे जैसे भौतिक वातावरण के साथ बच्चा संपर्क में आता है वैसे वैसे वो अपने अनुभव में वृद्धि करता है और अपने कौशल का भी विकास करता है। ये जो वृद्धि होती है वो बालक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा भी सीखता है, अर्थात ट्रायल एवं एरर थ्योरी से सीखता है, पुनर्बलन के द्वारा सीखता है, रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है, प्रैक्टिस के द्वारा सीखता है, या इंटरेक्शन। तो भौतिक वातावरण के साथ साथ जैसा जैसा उसकी अंतक्रिया होती है, उसका इंटरेक्शन होता है, वो अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए अगर बालक को एक कांच की शीशी दे दे तो उस कांच की शीशी को वो उसी प्रकार पत्थर पटक देगा जिस प्रकार पत्थर के टुकड़े को पटकता है, और उससे अनुभव आता है कि नहीं, कांच के बोतल को या कांच की शीशी को नहीं फेंकना चाहिए, वो टूट जाती है और जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एक नया अनुभव प्राप्त होता है और वो उसे अपनी परिस्थिति में समायोजित कर लेता है। यह है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, ये समायोजन। स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस विद द सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव के द्वारा भी बालक सीखता है। व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ सामाजिक वातावरण से तात्पर्य है जब घर से, परिवार से निकलकर आप विद्यालय में जाते हैं, समाज में जाते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, रीति रिवाज देखते हैं, परंपराएं देखते हैं, तो उन परंपराओं के द्वारा भी हम आत्मसात करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं सामाजिक वातावरण की, समाज में क्या वातावरण चल रहा है, सहयोग, कॉपरेशन के द्वारा, स्पर्धा, प्रतियोगिता, पारस्परिक आदर, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लोकाचार, फोल्क वैस की बात कर रहे हैं। लोकाचार से तात्पर्य है लोक रीतियाँ, कि किस प्रकार की रीतियाँ हमारे समाज में संपन्न होती है, उसको सीखता है। एवं रूढ़िवादियों को बालक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा सीखता है। पियाजे ने अनुभवों में को सीखने में भाषा के महत्व को स्वीकार किया और भाषा को समाजीकरण का सार माना। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भाषा को समाजीकरण का सार किसने माना, तो पियाजे ने माना। डेफिनेटली आप आंसर लगाएंगे। पांचवा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इक्विलिब्रेशन, अर्थात संतुलन। उपयुक्त तीनों कारकों जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस तथा सोशल एनवायरनमेंट के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, उन सब का एनालिसिस करके पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो इक्विलिब्रेशन का सिद्धांत दिया कि संतुलन। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद बालक के दिमाग में एक बैलेंस स्थापित हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है और संतुलन का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए पियाजे ने समान भार के किसी खाद्य पदार्थ के दो रोल बनाए, एक रोल को लंबा कर दिया तथा दूसरे रोल को छोटा कर दिया। दोनों रोल एक बालक के सामने रखे तथा उस रोल को उठाने को कहा गया। बालक समझता है कि बड़े रोल में अधिक खाद्य पदार्थ है, इस कारण वह बड़े रोल को उठा लेता है। पियाजे के अनुसार संतुलीकरण एवं स्वचालित प्रगतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति विकास हेतु अग्रसर करने में सहायता करती है। यहाँ पे अगर साधारण भाषा में स्टूडेंट समझने का प्रयास करें तो संतुलन अर्थात आपके दिमाग में जब चीज़ों को लेकर, ज्ञान को लेकर एक बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो संतुलीकरण कहलाता है। कि पदार्थ जो रोल बना दिए थे खाने के, उसमें पदार्थ उतना ही था लेकिन एक को हमने लंबा कर दिया था और एक को छोटा। तो जब बालक समझ जाता है कि नहीं, पदार्थ उतना ही, कोई भी हम रोल ले तो वहाँ संतुलन की स्थिति कहलाती है। या हम सिक्कों की बात करें, एक बालक के सामने, एक बच्चे के सामने आप बहुत सारे सिक्के रख दीजिए और एक 100 का नोट रख दीजिए, डेफिनेटली वो 100 का नोट छोड़कर सिक्कों को उठाएगा क्योंकि उसके दिमाग में संतुलन स्थापित नहीं है। तो जब बालक के दिमाग में संतुलन स्थापित हो जाता है, एक बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो उस ज्ञान में वृद्धि कर लेता है और उसको आत्मसात कर लेता है। स्टूडेंट्स,
अगली प्रोसेस में हम देख रहे हैं अडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन 2 क्रियाओं के द्वारा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस पर विभिन्न एग्जाम में सीटेट में प्रश्न पूछा गया था अनुकूलन को लेकर कि अनुकूलन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती है, आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन। आत्मसातीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या है। आत्मसातीकरण के समय व्यक्ति बाहरी जगत की व्याख्या अपने पूर्व अनुभव के एवं ज्ञान के आधार पर करता है। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ही बाहरी जगत की व्याख्या करता है। हम आत्मसातीकरण की बात कर रहे हैं, तो आत्मसातीकरण में उदाहरण देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में बच्चा एक ऊँट देखता है, तब वो अपने पूर्व अनुभव एवं ज्ञान के आधार से छानबीन तक करता है, जब तक अनजान दिखने वाले जानवर का सामने नहीं ज्ञात कर लेता। और वो कहता है कि घोड़ा, ये एसिमिलेशन है कि उसने घोड़े को देखा था, घोड़े की 4 टांगें होती है, एक पूंछ होती है, इस तरह का उसका शरीर का स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार ऊँट को देखता है और सामने स्थापित करने की कोशिश करता है और कह देता है कि घोड़ा है, अर्थात अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ने का प्रयास करता है। यह एसिमिलेशन है। और क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम कि आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना तो जानता है, आत्मसातीकरण को समझ रहे स्टूडेंट्स कि सरल जोड़ और घटाना तो जानता है। यदि उसके सामने जटिल जोड़ एवं घटाना आ जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए उसे दे दिया कि 2 + 3 5 होते हैं, और उसके बाद हमने दे दिया कि 12 + 14 कितने होते हैं, तो वो जानता है कि 2 + 3 इसको हमने ऐड किया था, इसी प्रकार इसको भी हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अर्थात पूर्व ज्ञान से कुछ संबंध स्थापित कर फिर हल करने का प्रयास करता है, तो एसिमिलेशन है। या और एक उदाहरण से देख सकते हैं कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है और फिर वो बाइक चलाना सीखता है। तो जब वो साइकिल चलाना जानता है तो उसे पता है कि बैलेंस कैसे स्थापित करना है, साइकिल में ब्रेक कैसे लगाना है, तो उसी के साथ संबंध स्थापित कर वो बाइक चलाना सीखता है। ये एसिमिलेशन है। अब हम बात करते हैं एकॉमोडेशन। इसमें पूर्व अनुभव में संशोधन किया जाता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, व्यवस्थापन में हम संशोधन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। बालक जो ऊँट को घोड़ा कह रहा है वो देखता है कि इस जानवर की अनेक विशेषताएं घोड़े से पृथक है। वो जानता है कि घोड़ा कुछ विचित्र प्राणी, कुछ उससे अलग है, ऊँट से अलग है, घोड़े से पृथक है, अतः वह अपनी कल्पना में सुधार करता है, अपने ज्ञान में सुधार करता है और माता पिता से पूछता है और अपने ज्ञान में एक नई चीज़ को जोड़ता है, वह है एकॉमोडेशन। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब दूंगी। हमने समायोजन को भी देखा कि समायोजन में बच्चा जैसे जोड़ का सवाल जानता है उदाहरण के लिए, और फिर गुणा के सवाल उसके सामने आ जाते हैं, तो उसके सामने एक स्थिति आ जाती है थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति, तो वो नए ज्ञान को सीखता है पेरेंट्स से, गुरु से या अपने दोस्तों से, और फिर गुणा के सवाल कैसे हल कर सकते हैं उसको भी सीख लेता है। अर्थात उसने पूर्व अनुभव में क्या किया, संशोधन किया, परिवर्तन किया, ऐड किया। तो जब भी ऐड करने की बात हो, जब भी परिवर्तन करने की बात हो, जब भी ज्ञान में सुधार करने की बात हो, तो वो एकॉमोडेशन है। एक इक्विलिब्रेशन हमने देखा था, संतुलन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है। अर्थात एकॉमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच जब संतुलन स्थापित हो जाता है, क्लियर हो जाता है उसकी मानसिक प्रक्रिया में कि यह चीज़ को, इसको यही कहते हैं, तो वो होता है हमारा साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्कीमा। मेरे हिसाब से सारे छात्रों ने अनुकूलन और व्यवस्थापन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है उसे आप समझ गए हैं, एसिमिलेशन और एकॉमोडेशन क्या है। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्कीमा, दुनिया को समझने के लिए हमारे दिमाग में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, कैसा होगा, क्या होगा, कितना होगा, चीज़ों के बारे में यही जानना स्कीमा है। अर्थात दुनिया को समझने के लिए हमारे ब्रेन में एक मेंटल स्ट्रक्चर जो है, वही ज्ञान की मानसिक संरचना ही स्कीमा है। उदाहरण के लिए आपने किसी बच्चे को कुर्सी दिखाकर पूछा कि क्या है, उसने जवाब दिया कुर्सी है। फिर आपने टेबल दिखाकर बच्चे से पूछा ये क्या है, उसने जवाब दिया टेबल है। स्टूडेंट्स, उसने कुर्सी को टेबल नहीं कहा और टेबल को कुर्सी नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में दोनों चीज़ों का बिल्कुल स्कीमा क्लियर था।
अर्थात हमारे दिमाग में चीज़ों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, पदार्थों को लेकर जो एक मानसिक संरचना डेवलप हो गई है कि इसे हम ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं, इसे हम पंखा कहते हैं, इसे हम टीवी कहते हैं, इसे हम कूलर कहते हैं। तो वही ज्ञान की संरचना जो आपने दिमाग में बिठा ली है वो स्कीमा है। स्टूडेंट्स, वीडियो पर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। और अगले वीडियो में इसी पीपीटी पर आधारित हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे जिसके जवाब स्वयं आप दे पाएंगे। सविता ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम जीन पियाजे की स्टेजेस देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।